हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द डिराइव्ड पोजीशन फ्रॉम नीलिंग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग और डिराइव्ड पोजीशन ये अक्सर क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। तो अब हम बात करेंगे, पढ़ेंगे अबाउट द डिराइव्ड पोजीशन फ्रॉम नीलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले नीलिंग होता क्या है। सो इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग या फंडामेंटल पोजीशंस। तो अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी अबाउट स्टार्टिंग पोजीशन तो आपने नीलिंग वहां से पढ़ा होगा। ठीक है, कि नीलिंग क्या होता है। तो नीलिंग एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, एक फंडामेंटल पोजीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो नीज के ऊपर सपोर्टेड होती है, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो। जो आपका लोअर लेग है वो आपका टेबल के ऊपर या प्लिंथ के ऊपर है, वो फिक्स होता है। ठीक है, और जो आपकी फीट है वो प्लांटर फ्लेक्स होती है। जो बाकी की बॉडी है वो सेम रहती है, जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नीलिंग पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको नीलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसमें क्या मसल वर्क होता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, यूजेस होते हैं, तो मैं वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। क्योंकि इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अबाउट द पोजीशंस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन दैट इज नीलिंग। नहीं तो हमारा फोकस बढ़ जाएगा अभी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि डिराइव्ड पोजीशन होता क्या है एक्चुअली। नीलिंग के डिराइव्ड पोजीशन हम पढ़ेंगे, बट हमें ये भी तो पता हो ना कि डिराइव्ड पोजीशन होता क्या है। तो देखो बच्चों, वो पोजीशन जो कि हम एक फंडामेंटल पोजीशन के अंदर या फिर स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर चेंज करते हैं, कुछ उसके अंदर ऑल्टरेशंस करते हैं, तोड़ मोड़ करते हैं, अगर मैं आपको एक आम भाषा में समझाऊं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो नई पोजीशन निकल के आती है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड पोजीशन। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम अपने हाथ पैर हाथों की शेप चेंज कर सॉरी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पैरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी ट्रंक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसके अंदर ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, इट इज डन टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ पोजीशन और ऑफ द एक्सरसाइजेज विच आर परफॉर्म फ्रॉम देम सब्सिक्वेंटली। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। मुझे फंडामेंटल पोजीशन को चेंज करना ही क्यों है, मैं उसमें ही पेशेंट को एक्सरसाइज करवा लूं, है ना। तो देखो सबसे पहला पर्पस क्या होता है, टू रेज और लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमें पता है कि सर्टेन पोजीशंस के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्टैंडिंग की बात करो और एक आप बात करो लेटने की, लाइंग पोजीशन की, तो स्टैंडिंग में और लाइंग पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना चेंज हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं किसी डिराइव्ड पोजीशन की बात करूं कंपेयर टू दैट अ फंडामेंटल पोजीशन, तो उसमें भी आपका सीओजी वेरी करेगा, सीओजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे अपने पेशेंट के हिसाब से क्या सही लगता है उस हिसाब से आई विल डू इट। नेक्स्ट, टू इंक्रीज और डिक्रीज द लिवरेज। तो हमें लिवरेज का प्रिंसिपल भी पता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर डिपेंडिंग की पेशेंट को मुझे कितना डिफिकल्टी लेवल देना है उस हिसाब से भी मैं उसको चैलेंजिंग पोजीशन दे सकती हूँ। टू ऑल्टर द साइज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट। ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशंस की बात करूं बच्चों, तो लाइंग पोजीशन में सबसे ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है उसके अंदर। स्टैंडिंग पोजीशन की वही अगर मैं बात करूं तो जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो कम हो गया, यानी कि स्टेबिलिटी है वो कम हो गई एज कंपेयर टू द लाइंग पोजीशन। तो वो भी मुझे अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग या मैंने जो गोल सेट किए हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट उसके हिसाब से मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है, टू इंश्योर मैक्सिमम लोकल और जनरल रिलैक्सेशन। Next, to providing convenient position from which a particular exercise can be performed. अब देखो कोई एक्सरसाइज है, अगर मान लो मुझे किसी को रोलिंग सिखानी है, ठीक है, मुझे उसको टर्निंग लेना सिखाना है बेड में, तो अगर मैं उसको ये चीज स्टैंडिंग में सिखाऊंगी तो पेशेंट नहीं सीख पाएगा, मुझे उसको लेटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो रोलिंग सीख पाएगा कि रोल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टैंडिंग में आप ऐसे गोल घूमो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो डिपेंडिंग कि मेरे पेशेंट को क्या रिक्वायर्ड है और मेरा पेशेंट कितना काम कर सकता है, कितना एफर्ट डाल सकता है, उस हिसाब से मुझे कन्वीनियंट पोजीशन चूज करनी है और उसमें मुझे पेशेंट को प्रैक्टिस करवाना है। नेक्स्ट इज टू ऑल्टर मसल वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोजीशन। वही लिवरेज वाली बात हो गई बच्चों। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चों द पोजीशन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नीलिंग सॉरी। तो फर्स्ट इज हाफ नीलिंग, देन नील सिटिंग, प्रोन नीलिंग एंड इंक्लाइंड प्रोन नीलिंग। अब बच्चों ये जो इंक्लाइंड प्रोन नीलिंग है ना, ये एक सब टाइप ही है प्रोन नीलिंग का। ठीक है, तो अब ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला है बच्चों हाफ नीलिंग। तो इसमें आप इस पोजीशन में देख सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस इमेज को अपने दिमाग में बैठा लो कि हाफ नीलिंग यानी कि आधा नील कर रहे हो आप। तो नीलिंग क्या था कि आपके दोनों पैर थे फ्लोर के ऊपर, अब एक ही पैर है सिर्फ। तो इस तरीके से इसको याद रखना। इसमें क्या है, जो आपका एक लेग है वो तो वैसा ही है जैसा नीलिंग पोजीशन में रहता है, प्लिंथ के ऊपर है। ठीक है, बट जो दूसरा लेग है आपने उसको 90 डिग्री के एंगल पे फ्लेक्स करके रखा हुआ है। 90 डिग्री एंगल एट हिप, 90 डिग्री एंगल एट नी। ठीक है, और आपका जो फुट है वो ग्राउंड के ऊपर या फिर प्लिंथ के ऊपर सपोर्टेड है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज हाफ नीलिंग, यानी कि आपने एक पैर से तो नीलिंग वाली पोजीशन ले रखी है और एक पैर आपने आगे निकाल रखा है। अब इसके अंदर देखो बच्चों मसल वर्क क्या काम करेगा। सो हिप एबडक्टर्स ऑफ द सपोर्टिंग लेग एंड लंबर साइड फ्लेक्सर्स ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि जो सपोर्टिंग लेग है यानी कि जो प्लिंथ पे है लेग, ठीक है, उसका क्या काम करेगा हिप एबडक्टर्स, और अपोजिट साइड के क्या काम करेंगे लंबर साइड फ्लेक्सर्स। ये दोनों मिलके जो आपकी ट्रंक है, जो कमर है, उसको बैलेंस करके रखेंगे। जो फॉरवर्ड लेग है यानी कि जो ये आगे वाला लेग है जो आपने आगे की तरफ प्लेस कर रखा है, उसके हिप एंड नी एक्सटेंसर्स काम करेंगे ताकि बैलेंस आपको मिल जाए। अब इस पोजीशन के यूजेस क्या होते हैं, तो देखो बच्चों ये वाली जो पोजीशन है ना, इसमें जो आपका पेल्विस है वो बहुत अच्छे से फिक्स रहता है। तो इसमें आप कोई भी बेंडिंग एक्सरसाइजेस या फिर रोटेशन एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो। इस पोजीशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग द फॉरवर्ड लेग इन अ साइडवेज डायरेक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड लेग है, जो पैर हमने आगे की तरफ रखा है, इसको हम साइडवे डायरेक्शन में भी लेके जाके स्ट्रेच कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ठीक है, आप जितना अपने पेशेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से पोजीशन को, और इसे जरूरी नहीं है बच्चों की नीलिंग से जो मैं आपको डिराइव पोजीशन बता रही हूँ या फिर जो ये पोजीशंस बुक में लिखी हुई हैं वही आपको करानी है पेशेंट को, बट आप अपनी इमेजिनेशन से और भी पोजीशंस बना सकते हो। बट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी का। ठीक है, किसी भी ऐसी पोजीशन में पेशेंट को नहीं लेके जाना जहां पे उसका सेफ्टी का कंसर्न जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, या फिर उसको अनकंफर्टेबल फील हो, अनकन्वीनियंट फील हो। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है बस। अब है बच्चों नेक्स्ट पोजीशन डिराइव पोजीशन, जो कि है नील सिटिंग। सो आप सबसे पहले नीलिंग पोजीशन में थे। ठीक है, वहां से आपने क्या किया, हिप और नी को फ्लेक्स कर लिया, यानी कि पहले आपके पैर नीलिंग में थे, पूरे उठे हुए थे, सिर्फ लोअर लेग ही रेस्ट कर रहा था। बट अब क्या हो गया ना कि पेशेंट जो है वो अपनी हील्स के ऊपर आके बैठ गया है। इसको हम वज्रासन भी कहते हैं। अगर मैं योगा वाले टर्म्स में आपको बताऊं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये चीज। तो बच्चों ये वाली जो पोजीशन है, ये यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, उनके लिए ये बहुत कॉमन होती है। बट बड़ों के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होने उनको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पैर के ऊपर ना स्ट्रेचेस आने लग जाते हैं और वो इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते ज्यादा देर। नेक्स्ट इज द प्रोन नीलिंग पोजीशन। अब देखो बच्चों ये वाली जो पोजीशन है ना, ये कंपैरेटिवली जो हमने अभी पोजीशन पढ़ी है उससे थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं किसी बूढ़े आदमी को बोलूं ठीक है कि आप ये वाली कर लो, तो एक बार वो फिर भी कर लेगा। ठीक है, इससे पिछली वाली जो थी हाफ नीलिंग में, वो फिर भी कर लेगा। बट जो ये वाली पोजीशन है ये इतनी जल्दी से वो अटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। So the trunk is horizontal, supported under the shoulder by the arm and at the pelvis by the thighs, which must be held vertical. So head is in line with the trunk, यानी कि आपका जो सर है और जो कमर है वो एक लाइन में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पोजीशन का पहले मसल वर्क पढ़ लेते हैं चलो। तो इसमें जो शोल्डर है और जो आपके हिप जॉइंट है वो स्टेबलाइज करते हैं आपके
ट्रंक को। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो शोल्डर है और यहाँ पे जो ये हिप जॉइंट है ये एक 90 डिग्री के एंगल पे है, शोल्डर भी और हिप भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी ट्रंक है वो बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट है। फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन प्रिवेंट होलोइंग ऑफ द बैक, तो लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स भी काम करते हैं इसके अंदर। अब देखो, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमें हेड को ट्रंक के साथ लाइन में रखना है, तो हेड पे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है नीचे से, है ना, तो हमें हेड को भी तो स्टेबलाइज करना है इस पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पे जो हेड की मसल्स हैं, प्री वर्टिब्रल मसल्स और बैक मसल्स जो है नेक की, वो भी काम करती हैं ताकि जो आपका हेड है वो अलाइन प्रॉपर अलाइनमेंट में रह सके, सीधा रह सके। अब इसके यूजेस क्या है? दिस पोजीशन इज स्टेबल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, ये पोजीशन स्टेबल एंड कंफर्टेबल होती है। इट इज सूटेबल फॉर मेनी ट्रंक एंड हेड एक्सरसाइजेस। बट देखो, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि ये पोजीशन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो वो किन लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होगी? जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसको उल्टे लेटने में दिक्कत होती है, मान लो कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, वो उल्टा नहीं लेट पाता, उसको बहुत दम घुटने लगता है उसका। फिर अगर मैं उसको बोलूं कि आप ये पोजीशन पे जाके एक्सरसाइजेस करो, तो वो उसके लिए और भी उसको मुश्किल खड़ी कर देगी। या फिर कोई भी एक ऐसी कंडीशन है पेशेंट को जिसकी वजह से वो ये वाली पोजीशन अटेन नहीं कर पा रहा, उसको बहुत डिफिकल्टी लग रही है, तो मैं ये पोजीशन उसे नहीं अटेन करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या होता है ना कि हम जो पेशेंट है इस पोजीशन में लाके उससे ये बोलते हैं कि आप अपना जो राइट हैंड है उसको आप आगे ले जाओ, यानी कि उसका जो सपोर्ट है वो आप हटा दो। ठीक है, या फिर जो आपका राइट लेग है उसको आप हवा में ले जाओ, उसको आप स्ट्रेट कर लो, उसका सपोर्ट हटा दो। तो वो एक ना बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है पेशेंट के लिए। ठीक है, तो उस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। Also, spine is relieved of the weight of head and shoulder and therefore it straighten and elongate. तो spine अच्छे से elongate हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर वजन पड़ता है वो इस पोजीशन में नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वहां जो स्पाइन का लोड है वो किसने ले लिया है? शोल्डर और हिप ने, क्योंकि वही तो बैलेंस कर रहे हैं, स्पाइन तो आपकी इरेक्ट ही है। अब बच्चों, इसी को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊं, तो देयर इज इंक्लाइंड प्रोन नीलिंग पोजीशन। तो हम प्रोन नीलिंग में थे, ठीक है। इसमें क्या हमने फर्क कर दिया कि जो आपकी बॉडी थी, अपर बॉडी थी, दैट इज इंक्लाइंड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड बाय abducting the shoulders and bending the elbows. So this is inclined prone kneeling position. So this position expands the thorax and localizes lateral flexion to the thoracic region. So बच्चों, this is all about the derived position from kneeling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Also, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो of kneeling, so you can go and check that out. Thank you.